सीएपीएफ के पॉलिटी के जो 2014 से 2013 तक 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे उसको एक बार देख लेते हैं। जो जो क्वेश्चंस आए थे मैंने टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं। देखो सबसे पहले तो ये चीज़ देखो यहाँ पे सिलेबस क्या है। जब मैं सिलेबस की बात करती हूँ ना तो सिलेबस है तो क्वेश्चन शैल एम। क्वेश्चन किसको एम कर रहा है? क्वेश्चन शैल एम टू टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है हमें कंट्री की, सोशल सिस्टम पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है इंडिया के अंदर, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू पढ़ने हैं और ह्यूमन राइट इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेट्स। अब ये वाला जो सिलेबस है, अगर इसमें सिलेबस को देखूँ, पॉइंट आउट करके देखो, मैंने यहाँ से जो उनका नोटिफिकेशन आता है सीएपीएफ यूपीएससी का, वहीं से इस चीज़ को कट करा है, इस कटआउट को लिया है उसी सिलेबस के अंदर से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये सिलेबस बहुत वास्ट है। अब इसके अंदर मुझे कैसे पता चलेगा मुझे क्या पढ़ना है? ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये चीज़ पता ही नहीं होती कि हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि जब मैं सिलेबस को देख रही हूँ, सिलेबस में बोला है कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम। अब कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसे क्या पता होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थोड़ी बहुत नॉलेज इधर उधर से होगी कि लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। फिर बोला उसने सोशल सिस्टम है, पब्लिक एड भी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट भी है। तो ये चीज़ क्या क्या है? तो अब देखो, मैं यहाँ पर 2014 से 2023 तक के जितने भी पेपर सॉल्व करे थे उसके क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन करा, पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है या फिर हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए पॉलिटी के लिए वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले व्हाट टू स्टडी, ये हम अभी देखेंगे। हाउ टू स्टडी, हमें कैसे पढ़ना है ये भी देखेंगे। विच बुक इज़ टू प्रेफर, देखो पर्सनली मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी है इस बुक मतलब इस पॉलिटी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएपीएफ तो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो, एक्सेप्ट 2023। और लक्ष्मीकांत से मोस्टली क्वेश्चंस, मोस्टली मतलब आप समझ लो अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो आपकी 8 क्वेश्चंस तो निकल जाएंगे लक्ष्मीकांत से। और इतनी सारी रेफरेंस लेने के लिए एक क्वेश्चन के लिए एक बुक पढ़ना मुझे फिजिबल नहीं लगता। तो अगर मुझे पूछा जाए तो मैं सिर्फ बोलूँगी कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, सिर्फ इस बुक को पढ़ लो जो उसका करंट एडिशन आ रखा है। क्योंकि पहले अभी कश्मीर का भी इशू हुआ, नीति आयोग भी बना है और बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है। तो जो भी करंट इशू आ रहा है वो पढ़ लो। ठीक है, हाउ टू कवर सिलेबस ये सिलेबस है। अब ये सिलेबस तो मुझे नहीं पता चल रहा, लिटरली बोल रही हूँ, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये पब्लिक एड में क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में क्या पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन पता है बस क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे पेपर्स को उठाती हूँ और मैं पेपर्स को देखती हूँ कि पेपर्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैं सारे सॉल्व कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगी। और मैं इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगी क्योंकि मैंने इनके आंसर्स पहले ही बता दिए। सबसे पहले, फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे क्या नॉट रिलेटेड है, यानी हमें ये पता होना चाहिए अगर ये सारी चीज़ दे रखी है फंडामेंटल राइट में से तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आर्टिकल आपको बताना है, आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी है जो 14 से 18 तक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी हमें फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन देखो, 17 में आर्टिकल 15 की बात, आर्टिकल 16 की बात, आर्टिकल 21 की बात, यानी ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली आर्टिकल कौन से चीज़ के लिए स्टैंड करता है। फिर यहाँ पे आओ 2017 में, यहाँ पे बात करिए आर्टिकल 14 के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 14 किस चीज़ के लिए है, हमें क्या चीज़ देता है, राइट टू इक्वालिटी किस चीज़ के लिए है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2017 के अंदर देखो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेक्ट है बेसिकली। यहाँ पे माइनॉरिटी की बात कर रखी है, आर्टिकल 30 की बात कर रखी है, एवरी रिलीजन की बात कर रखी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रखी है। और ये सारे के सारे हमारे कहाँ पे दे रखे, फंडामेंटल राइट के अंदर दे रखे। यहाँ पे आप 2021 के अंदर आओ, 2021 के अंदर देखो तो 2021 के अंदर आप देखोगे, या पहले तो नॉट पूछा है तो ये तो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे अभी सॉल्व करते वक्त ये चीज़ नोटिस करनी होती है। देखो यहाँ पे फंडामेंटल राइट है तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन, टू रिफ्यूज़ हिजर एग्जाम्पल, टू विटनेस अगेंस्ट। अगर मुझे ये पता होगा कि आर्टिकल किसके अंदर है कि जहाँ पर अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए हम मना कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन्ड है। आर्टिकल 20 है, वो आर्टिकल 22 है या फिर वो 21 है। तो ये हमें किससे पता चलेगा कि हमें आर्टिकल्स एकदम याद होने चाहिए ऑन फिंगर टिप्स। फिर यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी। अब यहाँ पे फिर वही हमें फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। देखो एक चीज़, मैंने जितने भी पेपर्स नोटिस करे ना, इन पेपर्स में सिर्फ यही पूछा गया है जो अगर आपको 14 से लेकर जो अपने 32 आर्टिकल्स हैं वो पूरे याद होंगे। 14 वैसे तो 11 12 से काउंट होते हैं, लेकिन 12 और 13 को अगर मैं हटा भी दूँ तो यहाँ पे 14 से जो राइट ऑफ इक्वलिटी से स्टार्ट होके जो 32 तक जाते हैं, रेट्स वगैरह वो जाती है, अगर उसको पढ़ लोगे अच्छे से रट लोगे तो आपके यहाँ पे ये क्वेश्चंस
होगा, PYQ से तो हो जाएंगे, फ्यूचर में क्या आता है वो कोई भी नहीं कह सकता, बट कह सकते हैं कि हो जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, पढ़ना कैसे फंडामेंटल राइट का चैप्टर, तो सबसे पहले जब मैं समरी की बात करूँ इन क्वेश्चंस को देख के, तो मैं कह सकती हूँ फंडामेंटल राइट्स को मुझे लर्न बाय हार्ट करना है, मतलब मुझे एक एक टिप्स भी होनी चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कौन सी बात कहता है, इनकी क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 14 की उन्होंने एप्लीकेशन पूछी है। देखो यहाँ पर कि किसके लिए, टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए। फिर फॉर इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सारे सबके लिए, सारे जो राइट्स हैं वो सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए तो हैं, लेकिन वो फॉरेनर के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे 50 नहीं है उन लोगों के लिए, तो वो क्यों नहीं है। तो ये इतना बेसिक्स है, आपको कर लेना। इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, यूपीएससी का सीएससी का जो पेपर होता है उसके हिसाब से हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में पूछता है, लेकिन यहाँ पर इतने से काम चल जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो 2014 का क्वेश्चन है, इम्पीचमेंट प्रोसेस पूछी गई है, क्या है उसके बारे में बोला गया है। स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन दिया कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहाँ पे इनिशिएट होती है। फिर यहाँ पे देखो 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। फिर यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्डन जो प्रेसिडेंट जो पार्डन माफ़ देता है, माफ़ी करता है, वो कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है वो चीज़ पूछी हमसे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ये चीज़ पूछी हमसे। फिर यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म पूछा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा, जो कि पहले भी पूछा था इन्होंने, ये रहा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम उससे ही रिलेटेड है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे देखो ऑर्डिनेंस के बारे में बात करी गई, जो कि आर्टिकल 123 के अंदर है। फिर यहाँ पे कौन कौन, यानी इलेक्शन कैसा होता है प्रेसिडेंट का, उसमें इसमें पहले पूछा था कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें 21 में पूछ लिया कौन इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी बात देखो यहाँ पे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर पावर पूछ लिया प्रेसिडेंट का, और पावर उसमें भी आर्टिकल पूछा था, तो क्वेश्चंस तो वहीं से बन रहे हैं। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें क्या करना है। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ने जाएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि उनका इलेक्शन कैसे हो रहा है, उनके इलेक्शन में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता, उनके पार्डनिंग पावर कौन कौन से हैं, उनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन कौन से हैं, उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है या नहीं है। वैसे इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इन क्वेश्चन से मैं ये बात निकाल के आ रही हूँ कि मुझे ये बात तो करनी ही करनी है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो फंडामेंटल ड्यूटीज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। एक 29 के अंदर एक क्वेश्चन है, 2019 के अंदर एक क्वेश्चन है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। तो ये चीज़ एक तो आपको दे दी है। अब इसमें पूछा गया है कि ये किसमें इंक्लूडेड है, तो आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, DPSP में है, तो ये याद होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको याद होगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए फिर एक और स्वनसिंग कमेटी, कौन सी कमेटी ने किसको रिकमेंडेट करा था। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछ लिया गया है कि रिलेशन बताना है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है, इनमें से वो कौन सी नहीं है, नॉट नहीं है। तो मैं यहाँ पे भी कह सकती हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मुझे लर्न करनी पड़ेगी कौन से आर्टिकल के अंदर है, कब ऐड हुई, कौन सी ईयर के अंदर ऐड हुई, कौन सी कमेटी ने दी। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसने, सारी तो पहली बात तो लर्न करनी है, 51A के अंदर जितनी भी है सारी लर्न करनी है, पार्ट 4 के अंदर है वो भी लर्न करनी है, पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। कौन सा आर्टिकल से किससे रिलेटेड है, कौन सी ईयर के अंदर है, कौन सी कमेटी बनी, कौन सा आर्टिकल और कौन सा अमेंडमेंट। अब देखो उसके बाद देखो DPSP की बात करते हैं, तो DPSP को यहाँ पे देखो, DPSP हमसे पूछा है इनमें से कौन सी नहीं है, तो यानी DPSP भी हमें याद होनी चाहिए। फिर पूछा है नॉट, वापस से ये पूछा कि इनमें से कौन सी DPSP नहीं है। फिर यहाँ पे पूछा कि रिलेशन पूछ लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP के अंदर, ये पूछ लिया कंसर्न। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा, विच इज़ नॉट, यानी अगर आप एक चीज़ देखोगे तो DPSP के 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि DPSP इनमें से कौन सी नहीं है। यानी जितनी भी DPSP हैं, जितने भी वो उनके पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 39 क्या कहता है, 50 क्या कहता है, ये सारे के सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। और जो ये जब आप
इनको याद करोगे डीपीएसपी को, तो यहाँ पे इसमें ना एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपको उसको क्रॉस मैच करना है कि आर्टिकल 39 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 41 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 44 जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो आपको वो मैच कराने के लिए भी आ सकता है। यानी डीपीएसपी भी हमको याद होनी चाहिए, आर्टिकल्स याद होने चाहिए और उनके अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट भी हुए थे और कुछ ऐड हुए थे और कुछ यहाँ पे देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट है हमारे पास केसेस। ये सबसे बड़ा एक हर्डल रहता है कि इस केसेस कौन से केस आ जाएंगे, हमें कौन से केस पढ़ने हैं और कौन से केस छोड़ने हैं वो हमें नहीं पता होता। अब यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, हम बहुत सारे केसेस आए हैं अभी तक, जब से हम आज़ाद हुए हैं या फिर उससे पहले की भी बात करते हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो चलते जा रहे हैं। अब हमें क्या पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे इसको PYQ से। आपको कौन कौन से केस रिवाइज करने हैं या फिर आपको कौन कौन से केस पता होने चाहिए। एक तो सबसे पहले मेनका गांधी केस जो यूनियन ऑफ इंडिया का 1978 के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद DC वाधवा केस स्टेट ऑफ बिहार के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो SR बूमई केस, मिनर्वा मिल केस, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती तो वैसे सबको पता होता है, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, चंपकम, दुराईराजन और मिनर्वा मिल केस। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो यहाँ पे ये 2017 का क्वेश्चन है और ये 2014 का क्वेश्चन है। एक चीज़ देखो, तो एक अगर आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर इसमें ये वाला क्वेश्चन करना है तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। अब देखो एक चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पे भी केशवानंद भारती केस आ रहा है, यहाँ पे भी। अगर मैं 14 में सॉल्व करते वक्त ये पता कर लेती कि केशवानंद भारती केस क्या कहता है तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर सकती थी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर मिनर्वा मिल केस की बात हो रही है और यहाँ पे भी ऑप्शन में मिनर्वा मिल केस है, यानी दो ऑप्शन के बारे में तो मुझे पता है, तो इसलिए PYQ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ये एक तो आइडिया देते हैं और ये चीज़ भी बताते हैं कि हमें क्या चीज़ रिवाइज करनी है। यहाँ पे देखो मेनका गांधी केस के बारे में बात करी गई है, ये रहा मेनका गांधी केस यहाँ पे आ गया। यानी ये वाला क्वेश्चन अगर मैं करती कि मेनका गांधी केस 2021 का है तो मुझे यहाँ पे 2018 या फिर मैं 2018 में क्वेश्चन सॉल्व करती, मेनका गांधी केस पता करती, तो मेरे पास ये 94 के अंदर 94 क्वेश्चन जो आया था 2021 में वो मेरे से आराम से सॉल्व हो जाता, क्योंकि मुझे मेनका गांधी केस पता था, क्योंकि वो मैंने जब PYQ सॉल्व करा था 2018 का तब मैंने उसे सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पे देखो केशवानंद भारती केस वही रिपीट, SP गुप्ता और SR बुमई। SR बुमई केस यहाँ पे आ गया, SP गुप्ता केस आ गया। सारे के सारे केस आ रहे कि नहीं आ रहे, यानी आप इन केसेस को, ये सारे केसेस जो दे रखे हैं वो आपको लर्न करने हैं कि इनके अंदर एक एक दो लाइन के अंदर फंडामेंटल राइट से बात करी गई है, DPSP के बारे में बात करी गई, किसने किसको इंपॉर्टेंस दी है, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। ठीक है, और ये सारे लिख लो एक पेपर में, एक दिन बैठो, केसेस लिखो और लिखो पेपर में। सबसे पहले लिखो SR बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गूगल करो और सर्च करके उसको लिख लो। फिर लिखो मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको लिखो, उसका जो शॉर्टकट है UPSC डालो बस उसके आगे, और मिनर्वा मिल केस UPSC, और उसके बाद जो भी शॉर्ट में आएगा वो लिख लो। ठीक है, या फिर गूगल वीडियोज़ देख लो, या अगर याद नहीं हो रहा तो आपको ये केसेस भी पता होने चाहिए, NM नानावती, इंदिरा साहनी और मधु और ये सज्जन सिंह केस। ठीक है, ये सारे केसेस पता होने चाहिए। उसके बाद स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और नंदिनी। ठीक है, ये सारे केस आप एक पेपर में लिखोगे और उन सबको अभी ही प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पे केसेस में कितने भी क्वेश्चन हैं आपसे बनेंगे। केसेस की समरी के अंदर अगर मैं क्या कह सकती हूँ, सिंपली मुझे क्या करना है, सारे केसेस जो ऑप्शन के अंदर मेंशन है वो मुझे याद करने हैं। जैसे SR बुमई वर्सेस SP गुप्ता केस, बिकॉज केसेस में रिपीट केस क्या होते हैं, रिपीट हो सकते हैं। ये चीज़ हो गई, केसेस हो गए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्लियामेंट में सबसे पहले मैं लोकसभा से बात करती हूँ कि लोकसभा से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। लोकसभा से सबसे पहले स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्पीकर के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है, जिसमें इलेक्शन की बात करी गई है, फिर ये कब पावर ऑक्यूपाई करता है या फिर इसका अज्यूम कब करता है, वो चीज़ ऑफिस कब अज्यूम करता है, ओथ कौन लेता है, और ये कास्टिंग ऑफ द वोट के बारे में बात करी गई है। फिर वापस से इलेक्शन ऑफ स्पीकर की बात करी गई है 2021 के अंदर। लेकिन इलेक्शन ऑफ स्पीकर है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शंस चेंज है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस चेंज है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अ मेंबर गिविंग नोटिस टू अ रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर, यहाँ पे इलेक्शन की बात थी, यहाँ पे रिमूवल की बात करी गई है। फिर यहाँ पे बात करी गई पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, उसके बारे में बात करी गई है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर यानी कि
पार्लियामेंट में लोकसभा के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो स्पीकर से ही बने हैं। रिमूवल, उसके इलेक्शंस, उसके पैनल जो होता है वो, और उसकी डिप्टी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर उसके बाद राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि राज्यसभा में मनी बिल के बारे में बात करी गई है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात यहाँ पे क्या बात करी गई है, राज्यसभा में मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, यहाँ पे इलेक्शन की बात करी गई है इनकी, मेंबर ऑफ कहाँ से इलेक्ट करे जाते हैं उसके बारे में बात करी गई है 2018 में। 14 में यहाँ पे इनके टाइम ड्यूरेशन की बात करी गई है 6 ईयर, और कौन से आर्टिकल 83 की बात करी गई है जो कि ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने चेयरमैन वगैरह के बारे में बात नहीं करी जनरली, उन्होंने ड्यूरेशन के बारे में बात करी, मनी बिल के बारे में बात करी, और यहाँ पे उन्होंने किसके बारे में बात करी कि इलेक्टेड कहाँ से होते हैं राज्यसभा के मेंबर। अब यहाँ पे देखो पार्लियामेंट की जब मैं बात करती हूँ तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा देख ली, राज्यसभा देख ली। अब पार्लियामेंट बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368, उसके बारे में पूछा है कि कौन पास करता है, पूरी कंडीशंस। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ इन हम, यहाँ पे किसके पास पावर होता है, ये चीज़ बात पूछी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल्स दे रखे हैं। 61 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 42 हुआ था, 42 हुआ, 52, 42 और 73। आपको ये याद होनी चाहिए कौन कौन से रेफर करते हैं। मनी बिल के बारे में बात करी गई फिर से। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूल ऑफ लैप्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात करी गई है। फिर यहाँ पे बात करी गई शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में, उसके बारे में बात करी गई 2019 के अंदर। फिर आगे चलते हैं पार्लियामेंट में। फिर 2020 में मनी बिल के बारे में क्वेश्चन था। फिर इसके बाद यहाँ पे बजट को कैसे किस स्टेज से पास करा जाता है, डिफरेंट स्टेज क्या होती है उसके बारे में बात करी थी क्वेश्चन 2017 के अंदर क्वेश्चन में। 2020 के अंदर फिर बात करेगी यहाँ पे पार्लियामेंट की कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, फीचर्स दे रखे हैं। ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर, बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, तो वो चीज़ दोनों के बारे में बात करी गई है जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर जॉइंट सेटिंग की बात करी गई है। जॉइंट सेटिंग कब हुई थी, टोटल 3 बार 4 बार, कभी भी हुई थी, 3 बार हुई थी वैसे तो, और वो कब कब हुई थी उसके बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखो सेंसर मोशन के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में पूछा गया है जो कि रिसेंटली 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे प्रोटम स्पीकर के बारे में बात करी गई है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा भी बने थे। अब एक और चीज़ बताती हूँ, 2023 का जो पेपर था वो मुझे कंपैरेटिवली हार्ड लगा था क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो रियली में हार्ड थे। जैसे यहाँ पे रवि दे, हिरेन मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी, एसपे पीए संगमा। अब इनमें से हमसे पूछ लिया गया, ये जो है ना एक मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली हम नहीं पढ़ के जाते। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम नहीं कवर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो 2014 के अंदर ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल मतलब ये उस टाइम पे करंट क्वेश्चन में भी है कि यहाँ पे क्या पोलिंग मतलब रिवाइज पोलिंग की एक्सपेंडिचर कितना करा गया था। तो 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो ये करंट का क्वेश्चन भी और ये पॉलिटी से भी रिलेट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेश करा है। लेकिन ये बेसिकली करंट का ही क्वेश्चन है कि रिवाइज जो लिमिट आई थी कि कितना आप खर्चा कर सकते हो लोकसभा के इलेक्शन में 2014 में हुए थे जब बीजेपी आई थी, तो वही चीज़ पूछी गई। कट मोशन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मनी बिल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मनी बिल तो पढ़ के ही जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास पार्लियामेंट से आए। अगर मुझे इसको समराइज़ करना हो पार्लियामेंट को, तो मैं समराइज़ कैसे करूँगी। सबसे पहले जब मैं समराइज़ करूँगी तो मैं ये कहूँगी कि लोकसभा और राज्यसभा पढ़नी है, लोकसभा और राज्यसभा हमें पढ़नी है, जिसके अंदर हमें ड्यूरेशन पढ़ना है, मेंबर्स पढ़ना है, उनके इलेक्शंस पढ़ने हैं, एक्सेट्रा जो सारी चीज़ें दे रखी हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करनी है, लोकसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करनी है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका जो पैनल है वो पैनल कैसे बैठता है, इनको रेजिग्नेशन किसको देना होता है, इनकी जो रिक्वायरमेंट एज रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनकी कंडीशंस क्या होती है, इनको ओथ कौन दिलवाता है, बहुत सारी चीज़ें वो सारी आपको पढ़नी है। रिमूवल, ड्यूरेशन और सिलेक्शन कैसे हो रहा है इन सब का। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो यहाँ पे कि मनी बिल तो पढ़ के ही जाना है, इसको छोड़ के मत जाना। क्वेश्चंस पूछे थे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं, क्या चीज़ होते हैं। मोशंस सेंश्योर मोशन, कट मोशन, टोकन भी होता है कुछ ऐसा ना। फिर ग्रांट्स में आता है टोकन, और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे जो ग्रांट्स वगैरह हैं ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। पार्लियामेंट एक ऐसा चैप्टर है जो ना लक्ष्मीकांत ने बहुत बड़ा दे रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, 40-50 पेज का है, उसको पढ़ने में बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ना, आप उसको सबसे पहले कर लो। और जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं ना, अपने पास बहुत जोश भी रहता है, वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे कम होता जाता है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हार्ड चीज़ पढ़ो। हार्ड चीज़ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कुछ समझ में भी आ रहा है, और मेहनत करोगे ना तो आपको भी खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी में देखो
पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़। फिर उसके बाद पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग में राज्यसभा, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के बारे में बात करी गई है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी 2021 2029, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कमेटी कौन से रिलेटेड है जब डिसाइड नहीं होता, तो ये सब छोड़ो, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वो नहीं छोड़ना, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कमेटी ऑन पब्लिक अश्योरेंस क्या है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमेटी क्या है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी कौन सी होती है, इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, इसका सिलेक्शन कब होता है, ये क्यों बनती है। तो इसके आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सारे टाइप्स की कमेटी पता होगी। पार्लियामेंट कमेटी का एक चैप्टर दे रखा है, वो पूरा कर लेना। पार्लियामेंट का अकाउंट्स और एस्टिमेट कमेटी कौन, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ की, पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी कौन सी होती है या फिर एस्टिमेट कमेटी कौन सी होती है, उनमें मेंबर कौन कौन होते हैं, ये सबसे पहले कब फॉर्म हुई थी, इनकी वर्किंग यानी इनका काम क्या होता है और ये कब फॉर्म होती है, कितना ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी होती है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करें, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लिख दिया है लेकिन इसके अंदर मैंने दोनों ही डाल दी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो एक का ना सिलेबस में आप देखा होगा कि ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन राइट के बाद में ना के कारण यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे भी नेशनल ह्यूमन राइट 2014 के अंदर यहाँ पे AG अकाउंट जनरल, कैग से क्वेश्चन है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन है 2020 के अंदर, CVC से क्वेश्चन है 2017 के अंदर, और यहाँ पर जो मेंबर फाइनेंस कमीशन के हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उससे क्वेश्चन है। तो यानी कि ये किसने रिकमेंडेशन की थी CVC के लिए, आपको वो चीज़ बतानी है, संथानम ने करी थी, संथानम कमेटी ने करी थी। कंट्रोलर एडिटर जनरल 2014 में उनको कैसे रिमूव करा जा सकता है, तो वो चीज़ बताई। अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए वो चीज़ बताई है, यहाँ पे पूछी है हमसे। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए भी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो चीज़ पूछिए, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे देखो दूसरा, देखो यहाँ पे फिर वापस से 2019 में अटॉर्नी जनरल के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है। दूसरी बात, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है 2023 में, यानी किस उसके अंदर आया था, किससे बना था, ये चीज़ पता होनी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में पूछ लिया गया है यहाँ पे कि राइट टू CIC आया था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, है ना, तो उसकी क्या होती है रिक्वायरमेंट, क्या होती है या फिर कितने मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, जो भी है सारी कंडीशंस को सब हमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको समरी से डिफाइन करूँ तो देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, लर्न लक्ष्मीकांत चैप्टर रिलेटेड टू दैम एंड ऑल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइडेड इन दूस चैप्टर्स। उन चैप्टर्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, उनकी एज रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत छोटे छोटे एक एक दो बने में वो चैप्टर्स दे रखे, उनको पढ़ लेना, तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे आपके। डिफरेंस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कब बनाई गई, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाई गई, इनकी ड्यूरेशन क्या होती है, इनका रिमूवल कैसे होता है, इनके मेंबर्स का, इनके टोटल कितने मेंबर होते हैं, सिंगल मेंबर होते हैं या फिर मल्टी मेंबर होते हैं, इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहता है, कमेटी बनाई जाती है तो उस कमेटी के अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं, PM है, होम मिनिस्टर है या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन है, कौन है और कौन नहीं है, एज कितनी रहती है, चीफ जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 एज है चीफ जस्टिस की, और हाई कोर्ट के अंदर 62 है, तो वो चीज़ होती है। फॉर्मेशन ऑफ विच एक्ट, किस एक्ट के द्वारा उनका फॉर्मेशन हुआ है, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ आते हैं, फिर ये चीज़ खत्म हुआ, हमने कमेटीज हमने यहाँ पे देख लिया कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद देखो एक और चीज़ बताती हूँ, ये वाली चीज़ें ना आप है ना उसका कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको ना ध्यान रहेगा कि मुझे जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। कोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया ऐसा कौन सा पावर है जो हाई कोर्ट पे कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी गई है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है, आर्टिकल से पूछ लिया इन्होंने, आर्टिकल दे रखा है आर्टिकल 129 आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 144 आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा 2023 में पूछा हुआ है, तो यानी ये सारी चीज़ें पूछी गई है। और कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत के बारे में 2019 में एक छोटा सा क्वेश्चन आया था। डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में अपॉइंटमेंट कैसे होता है 2022 में क्वेश्चन आया था, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखो हाई कोर्ट से भी एक क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस लिए, उसके लिए कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, तो वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, रिट ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए, सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जज
जज का सिलेक्शन कैसे होता है, उनकी एज क्राइटेरिया क्या है, उनको रिमूवल कैसे होता है, पावर कैसे मिलता है, उनका आर्टिकल क्या है, उनका ज्यूरिसडिक्शन किस एरिया के अंदर आता है। वैसे तो हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट का तो ऑल ओवर द इंडिया होता है। ये सारी कंडीशंस आपको हाई कोर्ट के लिए भी याद करनी है। एक रीड करना, एक बार रीड करना इनको, लोक अदालत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को एक बार रीडिंग मार लेना अगर टाइम हो तो, नहीं हो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इनसे 2 ही क्वेश्चंस बने हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी तो आप एक बार रीड करोगे तो आप पेपर में कर सकते हो। लेकिन पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो कि पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास टाइम है तब भी छोड़ के चले जाओ, ये इमरजेंसी का केस है, आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप ये छोड़ के जाओ, अदरवाइज ये सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्या क्या फीचर्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इंडियन फेडरलिज्म का क्या मतलब है, वो चीज़ पूछी गई है। पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का क्या मतलब है या फिर उनका क्या पावर है, उसके बारे में पूछा गया 2020 में। फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म के देखो 2016 में नॉट पूछ लिया और यहाँ पे 2022 में पूछ लिया कि यहाँ पे भी पूछा नॉट, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो बस यहाँ पे अगर फीचर की बात करेंगे तो आपको फेडरलिज्म एकदम अच्छे से समझ के जाना है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। अब यहाँ पे पॉलिटी के एनालिसिस में 2000 अच्छा पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ करते हैं। म्यूनसिपैलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, हमेशा पंचायत से क्वेश्चन है। पंचायत सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, कौन से आर्टिकल से ये आई है, ठीक है। 3 टियर सिस्टम होता है या फिर 1 टियर, कौन सी कितनी पॉपुलेशन पे ये लगनी चाहिए, ग्राम पंचायत के लिए क्या कंडीशन हो चाहिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ कहाँ से आई थी। फिर उसके बाद जिला परिषद का चेयरमैन कौन होता है, अशोक मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमसे फिर पूछा गया है कि यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में नो प्रोविज़न, कोई कौन सा प्रोविज़न जो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में नहीं है, अशोक मेहता कमेटी फिर वापस से पूछ लिया इन्होंने। फिर यहाँ पे देखो पंचायत के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है। फिर यहाँ पे पैसा एक्ट जो है वो किसके लिए करेक्ट है, वो क्या चीज़ है, पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ पंचायत के लिए करेक्ट नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, पंचायत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैंने यहाँ पे कितने 5 स्टार लगा दिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले इसको सबसे पहले तो पार्लियामेंट खत्म करो, पार्लियामेंट के बाद ये टॉपिक हार्ड होते हैं, ये ना सबको जो रहता है पढ़ने के अंदर, एक तो पार्लियामेंट हो गया और एक हो गया पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। तो यहाँ पर इसके प्रोविजंस क्या है, इनके से रिलेटेड कमिटीज़ क्या है, पैसा एक्ट कब आया था, क्यों आया था, किन किन स्टेट्स पे लागू होता है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज़ पंचायत और ग्राम सभा क्या है और अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या है, ये सारी भी पढ़ना। पंचायत चैप्टर कंप्लीट कर लेना, 35 या 34 कुछ है लक्ष्मीकांत के अंदर, तो आपको हो जाएगा। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आर्टिकल 51A पूछा गया है, किससे रिलेटेड है। यहाँ पे आर्टिकल 371G पूछा गया है, यहाँ पे आर्टिकल 3 पूछा गया है, ये आर्टिकल 355 पूछा गया है, आर्टिकल 350 पूछा गया है, यहाँ पे आर्टिकल ये सारे पूछे गए हैं और यहाँ पे आर्टिकल ये सारे पूछे गए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा, अगर आपको ये आर्टिकल पता होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम थ्योरी है, अगर ये आर्टिकल पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो आर्टिकल 371 पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं लागू होता, 2018 के अंदर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे मैंने यहाँ पे ये लिख दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको एक कॉपी में लिख लो कि आर्टिकल 3 क्या है। जैसे आर्टिकल 3 के अंदर होता है कि जब भी इंडिया को अपने अंदर बाउंड्री के अंदर 4 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कि इंडिया को चेंज करना है, अपनी बाउंड्री अपने स्टेट मतलब जो स्टेट है उसका एरिया इंक्रीज़ करना है, डिमिनिश करना है, उसका नेम चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं बेसिकली, तो वो चीज़ के बारे में है। फिर 371 क्या है, 350 क्या है, 351A का है क्या है, कब ऐड करा गया था, वो चीज़ें। इमरजेंसी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक 2023। देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैं से 1-2 या क्वेश्चन मिक्स हो गए हों, लेकिन मैंने जनरली सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे देखो 2023 के अंदर जनरल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से बन जाएगा। इसमें पूछा गया था कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली सा कुछ ऐसा था कि ओनली तभी लगती है जब सिक्योरिटी होती है, तो इसका आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन एक ही क्वेश्चन आया अभी तक इमरजेंसी से। अब गवर्नर के 2 चीज़ें याद करनी है आपको समरी में, उसके पावर्स और फीचर्स। देखो ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या करेक्ट है, उसके क्या पावर है, 1 गवर्नर कैन एक्ट एज अ स्टेट ऑफ 1 और मोर, ये सारी चीज़ें। गवर्नर ऑफ अ स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर, उसके क्या क्या पावर है 2020 के अंदर पूछ लिया था हमें, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल से जो 9 शेड्यूल है ना, ये यूपीएससी आईएएस का वाला जो पेपर होता है सीएससी वाला सिविल सर्विस एग्जाम का, उसमें भी बहुत बार पूछा गया है। अभी शायद 2022 में कि उस टाइम पे कौन थे जब 9 शेड्यूल लागू किया था, तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये वाले क्वेश्चन जो 9 शेड्यूल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लेना। 9 शेड्यूल देखो यहाँ पे 2015 में क्वेश्चन है, 9 शेड्यूल 2017 के अंदर क्वेश्चन है। 2000 जो 10 शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से, 7th है लैंग्वेज, 7th है लिस्ट से, सेंट्रल स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, और 8th वाला किससे है, 8th वाला हमारा है कि
लैंग्वेज से नेपाली, कोंकणी और तुलु और संथाली इनमें से कौन सा सीक्वेंस रहा है। अब यहाँ पे लिस्ट आ गई स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 10 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्यों बनी थी, कब बनी थी, किसके कौन सा मतलब कौन सा लॉ आया था, फिर कौन सी कमेटी आई थी, या फिर कौन सा मिशन आया था जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, इसका प्रेसिडेंट कौन था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है वो चीज़ देखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है 2020 का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में कौन सी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करा था, तो वो सारी चीज़ें पूछ ली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कलेक्ट है, जब किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल दे रखा है, लेकिन किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी आर अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ये आप चीज़, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में आपको उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था, मेंबर्स कौन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन था, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अब आते हैं प्रियम्बल पे। प्रियम्बल तो बहुत ईजी है। प्रियम्बल के लिए पूछा है इनमें से कौन कौन से वर्ड कब याद करे गए थे। प्रियम्बल पूरा याद कर लेना। इज़ अ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, वो वापस से प्रियम्बल याद होगा तो याद हो जाएगा। पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब है, वो चीज़ याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समरी में हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, हमें वो लर्न होना चाहिए पूरा प्रियम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कब डिक्लेयर हुआ था, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद उसका पर्पस क्या था, ऑल वर्ड्स का मीनिंग, जैसे लिबर्टी का क्या मीनिंग है, डेमोक्रेटिक का क्या मीनिंग है, सोशलिस्ट का क्या मीनिंग है, सेकुलर का क्या मीनिंग है, ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। फिर अडॉप्टेड कहाँ से अडॉप्ट करा था, यूएसए से, ठीक है, उनका था बिल ऑफ। अब यहाँ पे प्रियम्बल सबसे पहले आया था वहाँ पे। फिर आता है पॉलिटी कमिटीज़। अब देखो कमिटीज़ में आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये कमिटीज़ आप देख लेना एक बार। गोस्वामी का तारकुंडे, और ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म से कनेक्टेड है। इंद्रजीत गुप्ता, बलवंत मेहता किससे वो है, ये पंचायती राज से है। तो ये सारी कमिटीज़ एक बार लिख लो, जैसे अपन ने उसके अंदर करा था, आर्टिकल्स के अंदर करा था, वैसे इन कमिटीज़ को लिख लो और इनके आगे लिख लो कि किससे। राजमन्नार कमेटी किससे रिलेटेड है। फिर यहाँ पे धार कमीशन, जो लैंग्वेज कमीशन आया था वो किससे, लैंग्वेज कमीशन था वैसे बेसिकली, लेकिन किससे रिलेटेड है। सरकारिया कमीशन, ठक्कर कमीशन, वेंकट चाली कमीशन और पूंजी कमीशन किस किस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि सारी इंपॉर्टेंट कमेटी जो ऑप्शन में मेंशन है, आपको वो सारी याद करनी है इन कमेटीज़ में। और वो भी कमेटीज़ याद करनी है जो अभी करंट में फॉर्म हुई है या फिर जिसने अपनी सबमिट करी है रिपोर्ट रिसेंटली, ठीक है। तो आपको वो भी याद करनी है। वेस्टर्न घाट्स के लिए यूपीएससी सीएससी ने पूछ लिया था, कस्तूरी रंजन कमेटी और एक और कमेटी थी, ठीक है। अब यहाँ पे राइट टू एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे ये वाले टॉपिक्स में मैंने अदर्स क्वेश्चन है जो नॉर्मली किसी में भी नहीं आते, वो हमारी जनरल साइंस से सॉल्व होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने अटैम्प्ट यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर रखा है। देखो यहाँ पे सोर्स क्या है हमारे लॉ का, तो सोर्स हमें बताना है। फिर यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट, वैसे तो फंडामेंटल राइट था, राइट बन गया था, तो उसके बारे में क्या चीज़ें हैं वो सब पता होना चाहिए। फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, सेकंड एआरसी जो एथिक्स के अंदर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उस चीज़ का पूछा। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का कौन सा सोर्स नहीं है, अब उनको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या है। फिर यहाँ पे देखो ह्यूमन राइट के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे देखो डेमोक्रेसी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी किसने कहा था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। पार्टीशन के बारे में किसका वर्क नहीं, किसने नहीं लिखा। फिर यहाँ पे इंडियन फेडरल सिस्टम और यूएसए में क्या चीज़ है, क्या सेम है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि पॉलिटिकल कल्चर ये चीज़ क्या होती है। फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सेंट्रल इलेक्टेड जो स्पीकर होता है असेंबली का, नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन था। फिर यहाँ पे सिविल सोसाइटी का क्या मतलब है। फिर यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन, ये करंट का क्वेश्चन है तो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया था क्योंकि उस टाइम पे रिवोक करा गया था, ठीक है। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। फिर यहाँ पे देखो सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, तो हमने वो चीज़ देख ली। तो यहाँ पर ये सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। अब देखो अदर को मैं समराइज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ आ सकती है या फिर हमें इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर हमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। सोशल इक्वलिटी जैसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर इलेक्ट हुआ था, अगर हमने नहीं पढ़ा होगा तो हमें नहीं पता होगा। वैसे ही देखो जो अगर ये आपको पार्टीशन ऑफ किसका वर्क नहीं है, किसने नहीं लिखा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, जनरली हम कहीं नहीं पढ़ते। अगर आपको पता है वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं पता है तो लीव इट। अगर आपको नहीं आता तो 90% बच्चों का, अगर आपने वेल प्रिपेयर्ड हो आप पेपर के लिए, तो अगर आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन 90% बच्चों को भी नहीं आता। और मेरिट ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाते, मेरिट हमेशा ईजी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ईजी क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे पूंजी कमीशन,
मैंने कमीशन बोला था कि कमीशन वहाँ पे भी लिखा हुआ था, पूछी कमीशन किससे रिलेटेड है, 2015 में पूछा। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सिक्किम कब हमारा स्टेट बना उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या चीज़ कहती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कोई डीप में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सीएससी के लिए हमें बहुत डीप में प्रिपेयर करना पड़ता है। सीएससी में तो लक्ष्मीकांत को बहुत बहुत डीप में होता है, लेकिन यहाँ पे इतना डीप में प्रिपेयर नहीं करना। अगर आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन को थोड़ा सा एक बार ऊपर देख लोगे, कौन सा कमीशन बना था और किसकी रिकमेंडेशन कौन सी ईयर के अंदर आई थी, और फिर कौन सा स्टेट किसके बारे कब फॉर्मेशन हुई थी, थोड़ा बहुत वो पढ़ लेना कि अरुणाचल प्रदेश कब बना, छत्तीसगढ़ कब बना, झारखंड कब बना था, तेलंगाना कब बना था, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, कौन कौन सी यूटी थी। तो ये लास्ट में एक टेबल दे रखी है, उसमें ईयर्स नहीं है शायद, तो वहाँ पे लिख लेना, और मैंने तो लिख लिए थे तो उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर, यहाँ पे सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है जो बिफोर इंडिपेंडेंस को टारगेट करके बनाए गए थे, कि यहाँ पे पूछा गया है विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की कौन सी एक्ट नहीं, क्या फीचर नहीं थे। अगर ये पता है, एक्ट्स वाले क्वेश्चन में लक्ष्मीकांत में वहाँ पे एक्ट दे रखे हैं, तो अगर पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी पता तो चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, बिटवीन 14 अगस्त 1947 when India became free or 26 January when she declared herself a democratic sovereign और रिपब्लिक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ, किसके प्रोविजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर काम कर रही थी। तो ये वाले जो रेगुलेटिंग एक्ट, पेट्स एक्ट, वहाँ पे वो जो दे रखे हैं ना, वो सारे एक बार पढ़ लेना। इतने डीप में सीएपीएफ में नहीं पूछते, क्योंकि अभी हमने पीवाईक्यू को देखा है, लेकिन इन फ्यूचर हमें नहीं पता। टाइम रहेगा तो हम सब पढ़ेंगे, नहीं रहेगा तो सिर्फ जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटी का ख़त्म करते हैं और आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि आगे कैसे अप्रोच करना है इसको। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चंस को जाके सॉल्व करना है, या फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है। पेपर को सही तरीका तो सबसे पहले, सच बताऊं, पढ़ने का यही होता है कि आप क्या करो, सबसे पहले पीवाईक्यू देख लो, पेपर का आइडिया ले लो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे, फिर जाके आप पढ़ना शुरू करो। क्योंकि अगर आप जैसे प्रेसिडेंट खोलोगे, आपको पता चल जाएगा मुझे क्या क्या इसमें से पढ़ना है, मुझे क्या इसमें से कवर करना है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि इस चैप्टर में से क्या पढ़ना है। क्योंकि मैंने सबसे पहले सिलेबस भी इसलिए लिखवाया था, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, उसके अंदर एक टॉपिक नहीं दे रखा कि प्रेसिडेंट पढ़ना है, आपको पार्लियामेंट पढ़ना है। हमें किससे पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू से, ठीक है। पीवाईक्यू पढ़ो और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करो। थैंक यू एंड हैव a nice day and all the very best to all of you.